Now, let's cover interview questions and answer under Chapter 6, Tooling and Action, for section LangChain Toolkits, SQL, Gmail, Slack, and Shell integration. Full learning material is available on quicktechie.com. क्वेश्चन, डेटाबेस से सीधी जानकारी निकालने के लिए एसक्यूएल टूलकिट का उपयोग कैसे करें और सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करें? आंसर, जब हम एलएलएम को किसी डेटाबेस से जोड़ते हैं तो वो सीधे एसक्यूएल क्वेरी जनरेट करके डेटा निकाल सकता है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से ये बहुत खतरनाक हो सकता है क्योंकि मॉडल कोई गलत कमांड भी बना सकता है। लैंगचेन में एसक्यूएल टूलकिट इस काम को आसान और सुरक्षित बनाता है। गलत तरीके में डेवलपर सीधे एलएलएम के आउटपुट को डेटाबेस पर रन कर देते हैं, जिससे डेटा करप्ट होने का रिस्क रहता है। सही सैंपल कोड में हमने सबसे पहले क्रिएट एसक्यूएल क्वेरी चेन का इस्तेमाल किया है, जो यूजर के सवाल को एसक्यूएल में बदलता है। इसके बाद क्वेरी एसक्यूएल डेटाबेस टूल उस क्वेरी को एग्जीक्यूट करता है। इन दोनों को पाइप ऑपरेटर से जोड़कर एक चेन बनाई गई है। इंटरव्यू के नजरिए से ये बताना बहुत जरूरी है कि प्रोडक्शन में हमेशा डेटाबेस कनेक्शन को सिर्फ रीड ओनली मोड में ही रखना चाहिए, ताकि एलएलएम गलती से भी कोई डेटा डिलीट या मॉडिफाई ना कर सके। ये टूलकिट खुद ही डेटाबेस स्कीमा को समझकर एकदम सटीक क्वेरी बनाता है। क्वेश्चन, कस्टमर सपोर्ट एजेंट को जीमेल से ईमेल पढ़ने और ड्राफ्ट बनाने के लिए जीमेल टूलकिट कैसे सेटअप करेंगे? आंसर, जब हमें अपने ऑटोनॉमस एजेंट को ईमेल पढ़ने या भेजने की क्षमता देनी होती है, तो जीमेल टूलकिट सबसे बेहतरीन विकल्प है। इस टूलकिट के अंदर कई बने बनाए टूल्स होते हैं, जैसे ईमेल सर्च करना, थ्रेड पढ़ना, ड्राफ्ट बनाना और सेंड करना। सैंपल कोड में आप देख सकते हैं कि हमने जीमेल टूलकिट को इनिशियलाइज किया है और गेट टूल्स मेथड कॉल किया है। ये मेथड हमें वो सारे टूल्स एक लिस्ट में दे देता है जिन्हें हम सीधे अपने एजेंट को पास कर सकते हैं। इसके बाद जब यूजर कोई सवाल पूछता है तो एजेंट खुद तय करता है कि उसे कौन सा जीमेल टूल इस्तेमाल करना है। उदाहरण के लिए, अगर यूजर कहता है कि आखिरी ईमेल का जवाब लिखो, तो एजेंट पहले सर्च टूल से ईमेल पढ़ेगा और फिर ड्राफ्ट टूल से जवाब तैयार करेगा। ये सारा काम बैकग्राउंड में गूगल एपीआई के जरिए होता है। प्रोडक्शन में इसके लिए हमें ओऑथ क्रेडेंशियल्स की जरूरत होती है, ताकि बिना पासवर्ड शेयर किए सुरक्षित ऑथेंटिकेशन हो सके। ये ऑटोमेशन को बहुत पावरफुल बना देता है। क्वेश्चन, टीम को अलर्ट भेजने के लिए एजेंट के अंदर स्लैक टूल या कस्टम टूल का इंटीग्रेशन कैसे काम करता है? आंसर, एंटरप्राइज एप्लीकेशंस में अक्सर हमें एजेंट्स को टीम कम्युनिकेशन टूल्स जैसे स्लैक के साथ जोड़ना पड़ता है, ताकि काम पूरा होने पर या कोई एरर आने पर टीम को तुरंत अलर्ट मिल सके। इसके लिए हम लैंगचेन में कस्टम टूल बना सकते हैं, जो स्लैक के वेबहुक या एपीआई का इस्तेमाल करता है। सही कोड वाले हिस्से में हमने एक कस्टम फंक्शन बनाया है और उसके ऊपर टूल डेकोरेटर लगाया है। इस फंक्शन के अंदर हम स्लैक एपीआई को एक पोस्ट रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, जिसमें चैनल का नाम और मैसेज शामिल है। डेकोरेटर और डॉकस्ट्रिंग की मदद से एलएलएम को पता चल जाता है कि ये टूल किस काम आता है और इसे कौन से पैरामीटर्स चाहिए। जब एजेंट अपनी कोई टास्क पूरी कर लेता है और उसे यूजर को या टीम को अपडेट देना होता है, तो वो अपने आप इस स्लैक टूल को कॉल कर लेता है। ये इंटीग्रेशन ना सिर्फ अलर्ट भेजने के काम आता है, बल्कि अगर एजेंट को यूजर से कोई कंफर्मेशन चाहिए तो वो स्लैक के जरिए सवाल पूछकर जवाब का इंतजार भी कर सकता है। क्वेश्चन, लोकल सिस्टम पर कमांड्स रन करने के लिए शेल टूलकिट का उपयोग करते समय सुरक्षा कैसे मैनेज करेंगे? आंसर, एआई एजेंट्स को सर्वर या लोकल मशीन पर सीधे टर्मिनल कमांड्स चलाने की परमिशन देना बहुत रिस्की हो सकता है, लेकिन कुछ एडवांस्ड ऑटोमेशन टास्क्स के लिए ये जरूरी होता है। लैंगचेन हमें शेल टूलकिट या बैश टूल प्रोवाइड करता है, जिससे एजेंट सिस्टम के साथ इंटरैक्ट कर सकता है। सैंपल कोड में आप देख सकते हैं कि हमने शेल टूल को इंपोर्ट करके एजेंट के टूल्स लिस्ट में जोड़ा है, लेकिन ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि ये टूल बाय डिफॉल्ट कुछ भी रन कर सकता है, जो सिस्टम के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए प्रोडक्शन में हम कभी भी शेल टूल को सीधे मेन मशीन पर रन नहीं करते हैं। इसके बजाय हम हमेशा सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट या डॉकर कंटेनर्स का इस्तेमाल करते हैं, ताकि अगर एजेंट कोई खतरनाक कमांड चलाए तो मेन सिस्टम बच जाए। इसके अलावा एक सुरक्षित तरीका ये भी है कि हम ह्यूमन इन द लूप का इस्तेमाल करें, यानी जब भी एजेंट कोई शेल कमांड रन करना चाहे तो पहले एक इंसान उसे ग्राफिक यूआई में अप्रूव करे। इस तरह हम ऑटोमेशन का फायदा भी ले सकते हैं और हमारा सिस्टम सुरक्षित भी रहता है। Now, let's cover interview questions and answer under Chapter 6, Tooling and Action, for section Function Calling, Native Tool Calling versus Prompt-Based Reasoning. Full learning material is available on quicktechie.com. क्वेश्चन, प्रॉम्प्ट से जेसन आउटपुट निकालने और नेटिव टूल कॉलिंग में क्या मुख्य अंतर है? प्रोडक्शन के लिए बेस्ट क्या है? आंसर,
प्रॉम्प्ट बेस्ड तरीके में हम LLM को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि टूल का नाम और पैरामीटर्स एक खास फॉर्मेट या जेसन में रिटर्न करें। फिर हम रेगुलर एक्सप्रेशन या कस्टम पार्सर से उस टेक्स्ट को निकालते हैं, जो काफ़ी अनस्टेबल होता है क्योंकि मॉडल कभी-कभी एक्स्ट्रा टेक्स्ट या मार्कडाउन बैकटिक्स जोड़ देता है। नेटिव टूल कॉलिंग में हम सीधे मॉडल के प्रोवाइडर API जैसे OpenAI का रिस्पॉन्स API को टूल का जेसन स्कीमा पास करते हैं। LangChain में हम इसके लिए बाइंड टूल्स मेथड का यूज करते हैं। सैंपल कोड में देखिए, सही तरीके में LLM कोई प्लेन टेक्स्ट देने के बजाय टूल कॉल्स की एक स्ट्रक्चर्ड लिस्ट रिटर्न करता है, जिसे हम सीधे एक्सेस कर सकते हैं। ये बैकग्राउंड में सीधे मॉडल की फाइन ट्यूनिंग का फायदा उठाता है, जिससे पैरामीटर्स और डेटा टाइप्स में गलती होने का चांस बहुत कम हो जाता है। इंटरव्यू के नज़रिए से आपको बताना चाहिए कि प्रोडक्शन एप्लीकेशंस में हमेशा नेटिव टूल कॉलिंग का ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादा सुरक्षित, फास्ट और प्रिडिक्टेबल है और हमें फालतू का पार्सिंग लॉजिक नहीं लिखना पड़ता। क्वेश्चन: मॉडल कभी-कभी टूल यूज करने के बजाय खुद जवाब देता है। नेटिव टूल कॉलिंग में इसे टूल इस्तेमाल करने के लिए कैसे मजबूर करें? आंसर: जब हम मॉडल्स को टूल्स पास करते हैं तो डिफ़ॉल्ट रूप से टूल चॉइस ऑटो पर सेट होता है। इसका मतलब है कि मॉडल खुद अपनी समझ से तय करता है कि किसी टूल को कॉल करना है या अपनी इंटरनल नॉलेज से सीधे जवाब देना है। कई बार मॉडल ओवर कॉन्फिडेंट होकर टूल को इग्नोर कर देता है, जिससे हैल्यूसिनेशन का खतरा बढ़ जाता है, खासकर जब डेटा रियल टाइम हो। इसे फिक्स करने के लिए हम टूल चॉइस पैरामीटर का इस्तेमाल करते हैं। सही कोड में हमने बाइंड टूल्स के अंदर टूल चॉइस को एनी या रिक्वायर्ड सेट किया है। इससे LLM को सख्त निर्देश मिलता है कि उसे हर हाल में कोई ना कोई टूल कॉल करना ही है, चाहे यूजर का सवाल कुछ भी हो। अगर आप चाहते हैं कि वो किसी खास टूल जैसे कि सिर्फ वेदर टूल को ही कॉल करे, तो आप सीधे उस टूल का नाम भी पास कर सकते हैं। ये बारीक कंट्रोल हमें पुराने प्रॉम्प्ट बेस्ड अप्रोच में बिल्कुल नहीं मिलता था, जहां मॉडल अक्सर लंबे इंस्ट्रक्शंस भूल जाता था। इस फीचर से हमारे एजेंट का बिहेवियर पूरी तरह से हमारी कंट्रोल में आ जाता है। क्वेश्चन: ट्रेडिशनल रिएक्ट प्रॉम्प्टिंग और नेटिव टूल कॉलिंग वाले LangGraph एजेंट के आर्किटेक्चर में क्या फ़र्क है? आंसर: ट्रेडिशनल रिएक्ट प्रॉम्प्टिंग में हम LLM को एक बहुत बड़ा सिस्टम प्रॉम्प्ट देते हैं, जिसमें थॉट, एक्शन और ऑब्जर्वेशन का पूरा पैटर्न समझाया जाता है। इसके बाद मॉडल एक लंबी स्ट्रिंग जनरेट करता है, जिसे हमें अपने कोड में स्प्लिट करके पार्स करना पड़ता है। अगर मॉडल ने एक्शन की स्पेलिंग भी थोड़ी गलत लिख दी या फॉर्मेट बदल दिया, तो पूरा सिस्टम क्रैश हो जाता है। नेटिव टूल कॉलिंग के आने से ये पूरी प्रक्रिया बहुत ही क्लीन और मजबूत हो गई है। LangGraph में क्रिएट रिएक्ट एजेंट फंक्शन बैकग्राउंड में सीधे नेटिव टूल कॉल्स का ही इस्तेमाल करता है। जैसा कि सही कोड में दिखाया गया है, हमें कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉम्प्ट या मैनुअल पार्सिंग लॉजिक नहीं लिखना पड़ता। LLM सीधे स्ट्रक्चर्ड टूल कॉल्स जनरेट करता है और LangGraph का इनबिल्ट टूल नोड उसे एग्जीक्यूट करके टूल मैसेज ऑब्जेक्ट वापस मॉडल को दे देता है। इससे ना सिर्फ टोकन की भारी बचत होती है, बल्कि हमारे मल्टी एजेंट सिस्टम की रिलायबिलिटी भी कई गुना बढ़ जाती है। क्वेश्चन: नेटिव टूल कॉलिंग में अगर मॉडल गलत आर्ग्यूमेंट्स जनरेट कर दे जो स्कीमा से मैच ना करें, तो इस एरर को कैसे हैंडल करेंगे? आंसर: नेटिव टूल कॉलिंग बैकग्राउंड में जेसन स्कीमा का इस्तेमाल करती है और मॉडल को उसी फॉर्मेट में डेटा देने के लिए ट्रेन किया जाता है। लेकिन फिर भी LLM कभी-कभी गलत डेटा टाइप या मिसिंग पैरामीटर्स भेज सकता है। अगर हम इस एरर को सही से हैंडल नहीं करेंगे, तो हमारा पूरा LangGraph वर्कफ्लो वैलिडेशन एरर के साथ क्रैश हो जाएगा। गलत तरीके में हम बिना चेक किए सीधी टूल को कॉल कर देते हैं, लेकिन सही अप्रोच में हम ट्राई कैच ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं। अगर पाइडेंटिक वैलिडेशन फेल होता है, तो हम उस एरर को टूल मैसेज के जरिए वापस LLM को भेज देते हैं। हम मॉडल को स्पष्ट रूप से बताते हैं कि तुमने जो आर्ग्यूमेंट्स जनरेट किए थे वो इस वजह से गलत हैं, कृपया इन्हें ठीक करके दोबारा भेजो। चूंकि हम नेटिव टूल कॉलिंग का यूज कर रहे हैं, मॉडल अपनी गलती को समझकर अगले स्टेप में सही पैरामीटर्स के साथ फिर से टूल कॉल जनरेट कर देता है। ये डायनामिक सेल्फ करेक्शन लूप प्रॉम्प्ट बेस्ड पार्सिंग में बनाना बहुत ही मुश्किल और अनरिलायबल होता है। Now, let's cover interview questions and answer under Chapter 6, Tooling and Action, for section Reasoning Strategies, REACT, Reason plus Act methodology. Full learning material is available on quicktechie.com. क्वेश्चन: अगर हम सिर्फ चेन ऑफ थॉट का इस्तेमाल करें, तो एजेंट बाहरी डेटा कैसे लाएगा? रिएक्ट फ्रेमवर्क यहाँ कैसे मदद करता है? जब हम सिर्फ चेन ऑफ थॉट इस्तेमाल करते हैं, तो मॉडल केवल अपने इंटरनल नॉलेज पर निर्भर रहता है, जिससे हैलुसिनेशन का खतरा काफी बढ़ जाता है और वो बाहरी सिस्टम से रियल टाइम डेटा नहीं ला सकता। इसी समस्या को गहराई से सुलझाने के लिए रिएक्ट यानी रीजन और एक्ट फ्रेमवर्क का इस्तेमाल होता है। ये थॉट,
एक्शन और ऑब्जर्वेशन का एक बेहतरीन लूप बनाता है। पहले मॉडल एक थॉट जनरेट करता है कि उसे क्या करना चाहिए और कौन सा डेटा मिसिंग है। फिर वो उपलब्ध टूल्स में से सही टूल चुनकर एक्शन लेता है और टूल के आउटपुट को ऑब्जर्वेशन की तरह प्रोसेस करता है। सैंपल कोड में आप देख सकते हैं कि गलत तरीके में मॉडल सिर्फ सोच रहा है पर कोई एक्शन नहीं ले सकता। वहीं सही तरीके में हमने लैंग्राफ की क्रिएट रिएक्ट एजेंट फंक्शन का उपयोग किया है और उसे एक डक सर्च टूल पास किया है। अब मॉडल खुद तय करेगा कि उसे कब सर्च टूल चलाना है और कब उस डेटा को प्रोसेस करके यूजर को जवाब देना है। ये अप्रोच एजेंट को पूरी तरह से ऑटोनॉमस बना देती है, जिससे वो कॉम्प्लेक्स सवालों को भी स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर पाता है। क्वेश्चन, रिएक्ट एजेंट को कैसे पता चलता है कि उसे टूल लूप से बाहर आना है और यूजर को फाइनल रिस्पॉन्स देना है? आंसर, रिएक्ट आर्किटेक्चर में एक बहुत ही स्पष्ट और डायनामिक स्टॉपिंग कंडीशन होती है जो एलएलएम खुद तय करता है। जब एजेंट का लूप चलता है तो मॉडल हर एक स्टेप पर यह इवैल्यूएट करता है कि क्या उसके पास यूजर के सवाल का फाइनल जवाब देने के लिए पर्याप्त जानकारी आ चुकी है। अगर उसे और डेटा चाहिए होता है तो वो एआई मैसेज में टूल कॉल्स जनरेट करता है। सैंपल कोड में आप लैंग्राफ का अंडरलाइंग लॉजिक देख सकते हैं, जहां हमने शुड कंटिन्यू नाम का एक कस्टम राउटिंग फंक्शन बनाया है। ये फंक्शन एजेंट स्टेट के आखिरी मैसेज को चेक करता है। अगर उस मैसेज के अंदर कोई टूल कॉल की रिक्वेस्ट नहीं है तो इसका सीधा सा मतलब है कि मॉडल ने अपना रीजनिंग और रिसर्च पूरा कर लिया है और वो फाइनल आंसर दे रहा है। इसीलिए हम एंड रिटर्न करते हैं, जिससे लूप टूट जाता है। लेकिन अगर टूल कॉल मौजूद है तो लूप कंटिन्यू होता है और टूल एग्जीक्यूशन नोड रन होता है। इस तरह मॉडल बिना किसी हार्ड कोडेड रूल की खुद अपनी थिंकिंग प्रोसेस और एक्शंस को पूरी तरह से कंट्रोल करता है और सही समय पर रुक जाता है। क्वेश्चन, रिएक्ट पैटर्न में टूल के आउटपुट को वापस एलएलएम तक कैसे पहुंचाया जाता है ताकि वो अगला थॉट बना सके? आंसर, रिएक्ट फ्रेमवर्क में ऑब्जर्वेशन स्टेप बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही मॉडल को बताता है कि उसके लिए गए एक्शन का क्या नतीजा निकला और उसे आगे क्या करना है। लैंगचेन और लैंग्राफ में इस काम के लिए टूल मैसेज ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है ताकि सिस्टम को पता रहे कि ये डेटा कहाँ से आया है। गलत कोड में आप देख सकते हैं कि अगर हम टूल के रिजल्ट को सीधे ह्यूमन मैसेज या सिस्टम मैसेज बनाकर भेजेंगे तो मॉडल पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाएगा और उसे लगेगा कि यूजर ने कुछ नया कहा है। सही तरीके में जब कोई टूल एग्जीक्यूट होता है तो हम उसका आउटपुट लेकर एक डेडिकेटेड टूल मैसेज बनाते हैं। इसमें सबसे ज्यादा जरूरी पैरामीटर टूल कॉल आईडी होता है। ये आईडी मॉडल को ये ट्रैक करने में मदद करता है कि ये रिजल्ट किस स्पेसिफिक टूल कॉल का है, खासकर तब जब कई टूल्स पैरेलल में कॉल हुए हों। जब ये टूल मैसेज वापस मॉडल के पास जाता है तो मॉडल उसे पढ़कर अपना अगला थॉट प्रोसेस करता है और तय करता है कि क्या उसे और टूल्स चलाने हैं या प्राप्त डेटा के आधार पर फाइनल आंसर जनरेट करना है। क्वेश्चन, अगर मुझे प्री बिल्ट रिएक्ट एजेंट को कस्टम इंस्ट्रक्शंस देने हैं ताकि वो सिर्फ एक खास तरीके से टूल्स यूज करे? आंसर, लैंग्राफ का प्री बिल्ट क्रिएट रिएक्ट एजेंट फंक्शन डिफॉल्ट रूप से एक बहुत ही स्टैंडर्ड रिएक्ट प्रॉम्प्ट इस्तेमाल करता है, लेकिन रियल वर्ल्ड एंटरप्राइज प्रोजेक्ट्स में हमें अक्सर मॉडल के बिहेवियर को रिस्ट्रिक्ट या कस्टमाइज करना पड़ता है। मान लीजिए आपका एजेंट किसी फाइनेंस कंपनी से जुड़ा है और आप चाहते हैं कि वो कैलकुलेशन में कभी भी खुद से अंदाजा ना लगाए और हमेशा टूल का ही उपयोग करे। इसके लिए हमें कस्टम सिस्टम मैसेज पास करना होता है। सही कोड वाले हिस्से में देखिए, हमने सिस्टम हिंट नाम से कस्टम स्ट्रिंग बनाई है जिसमें हमने स्पष्ट रूप से थॉट प्रोसेस को गाइड किया है कि वो हमेशा कैलकुलेटर टूल का इस्तेमाल करे और कभी भी रैंडम गैस ना करे। फिर हमने इस स्ट्रिंग को स्टेट मॉडिफायर पैरामीटर के जरिए एजेंट फंक्शन में पास कर दिया है। ये पैरामीटर बैकग्राउंड में ग्राफ की डिफॉल्ट सिस्टम प्रॉम्प्ट को ओवरराइड कर देता है। इससे मॉडल की ऑटोनॉमी तो बनी रहती है, लेकिन वो हमारी सेट किए गए सख्त रूल्स और कंस्ट्रेंट्स के अंदर रहकर ही प्लानिंग और एक्शन लेता है, जिससे हैल्यूसिनेशन रुकता है। Now, let's cover interview questions and answer under Chapter 6, Tooling and Action, for section Plan and Execute, Decoupling High-Level Planning from Execution. Full learning material is available on quicktechie.com. क्वेश्चन, अगर एजेंट कॉम्प्लेक्स टास्क में भटक रहा है तो हम प्लानिंग और एग्जीक्यूशन को अलग अलग क्यों करते हैं? आंसर, जब हम एक ही एजेंट से सब कुछ करवाते हैं, जैसे सोचना और टूल्स को चलाना, तो कॉम्प्लेक्स टास्क्स में वो अक्सर भटक जाता है। इससे लूपिंग होती है और टोकन कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। प्लान एंड एग्जीक्यूट अप्रोच में हम काम को 2 हिस्सों में बांट देते हैं। पहले एक प्लानर मॉडल पूरे टास्क को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़कर एक लिस्ट बनाता है। फिर एक एग्जीक्यूटर एजेंट उन स्टेप्स को एक एक करके पूरा करता है। कोड में आप देख सकते हैं कि गलत तरीके में सारा काम एक ही एजेंट कर रहा है, जिससे गलती के चांस बढ़ते हैं।
सही तरीके में हमने पहले प्लानर से स्टेप्स बनवाए और फिर एक लूप या ग्राफ के जरिए एग्जीक्यूटर को वो स्टेप्स पास किए। इससे डीबगिंग भी आसान हो जाती है क्योंकि हमें पता होता है कि कौन सा स्टेप फेल हुआ। साथ ही प्लानिंग के लिए हम बड़ा और स्मार्ट मॉडल यूज कर सकते हैं और एग्जीक्यूशन के लिए कोई छोटा और सस्ता मॉडल, जिससे कॉस्ट भी बचती है। अगर एग्जीक्यूशन के दौरान कोई दिक्कत आती है तो पूरा काम फेल नहीं होता, हम सिर्फ उस स्टेप को डीबग कर सकते हैं। ये एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशंस के लिए बहुत ही जरूरी आर्किटेक्चर है क्योंकि इससे सिस्टम बहुत ज्यादा रिलायबल और स्टेबल बनता है। क्वेश्चन, प्लानर से हमें स्टेप्स की एक लिस्ट चाहिए पर मॉडल कभी भी फॉर्मेट बदल देता है, इसे फिक्स्ड कैसे रखेंगे? आंसर, मॉडल से सिर्फ टेक्स्ट में प्लान मांगना हमेशा रिस्की होता है क्योंकि वो कभी भी अपना आउटपुट फॉर्मेट बदल सकता है। जब हम ग्राफ बनाते हैं तो हमें एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर चाहिए होता है ताकि एग्जीक्यूटर उसे आसानी से समझकर प्रोसेस कर सके। इसके लिए हम पाइडेंटिक मॉडल्स का इस्तेमाल करते हैं। कोड में देखिए, सही तरीके में हमने पाइडेंटिक का उपयोग करके एक प्लान क्लास बनाई है जिसमें स्टेप्स की एक लिस्ट है। फिर हमने लैंग्वेज मॉडल के साथ विद स्ट्रक्चर्ड आउटपुट फंक्शन का इस्तेमाल किया है। इससे मॉडल मजबूर हो जाता है कि वो अपना प्लान उसी जेसन फॉर्मेट में दे जो हमने डिफाइन किया है। गलत तरीके में हम नॉर्मल स्ट्रिंग पार्सिंग कर रहे थे जो अक्सर क्रैश हो जाती है। ये डीकपलिंग का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है क्योंकि प्लानर और एग्जीक्यूटर के बीच कम्युनिकेशन एकदम क्लियर होना चाहिए। अगर डेटा कॉन्ट्रैक्ट सही नहीं होगा तो एग्जीक्यूटर को पता ही नहीं चलेगा कि उसे कौन सा टूल कॉल करना है। पाइडेंटिक की वजह से हम एरर हैंडलिंग भी बहुत अच्छे से कर पाते हैं और हमारा पाइपलाइन बिना रुके स्मूथली काम करता रहता है। प्रोडक्शन में हमेशा स्ट्रक्चर्ड जनरेशन का ही यूज करना चाहिए। क्वेश्चन, लैंग ग्राफ में प्लानर और एग्जीक्यूटर के बीच डेटा और पिछले स्टेप्स के रिजल्ट्स कैसे पास किए जाते हैं? आंसर, जब प्लानर अपना काम खत्म कर लेता है तो एग्जीक्यूटर को ना सिर्फ अगला स्टेप चाहिए होता है बल्कि पिछले स्टेप्स के रिजल्ट्स भी चाहिए होते हैं ताकि उसे पूरा कॉन्टेक्स्ट मिल सके। इसके लिए लैंग ग्राफ में एक खास स्टेट डिक्शनरी डिफाइन की जाती है। सही कोड में हमने एक प्लान स्टेट क्लास बनाई है जिसमें ओरिजिनल टास्क, पूरा प्लान, पिछले स्टेप्स का रिजल्ट और फाइनल रिस्पॉन्स स्टोर होता है। जब एग्जीक्यूटर किसी स्टेप को पूरा करता है तो उसका रिजल्ट इस स्टेट के पास्ट स्टेप्स लिस्ट में अपेंड हो जाता है। अगली बार जब लूप चलता है तो एग्जीक्यूटर को पता होता है कि अब तक क्या क्या काम हो चुका है और आगे क्या करना है। गलत अप्रोच में हम सिर्फ करंट स्टेप पास करते हैं जिससे एग्जीक्यूटर को पुराना कॉन्टेक्स्ट नहीं मिलता और वो गलतियां करने लगता है। इस तरह एक शेयर्ड स्टेट बनाकर हम पूरे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को एक साथ जोड़कर रखते हैं। इससे हर एक नोड को जरूरी डेटा मिलता रहता है और दोनों कंपोनेंट्स बिना किसी प्रॉब्लम की एक दूसरे के साथ सिंक में काम करते हैं। स्टेट मैनेजमेंट का ये तरीका बहुत ही पावरफुल है। क्वेश्चन, अगर एग्जीक्यूटर कोई स्टेप पूरा नहीं कर पाता या नई जानकारी मिलती है तो सिस्टम अपना प्लान कैसे बदलेगा? आंसर, रियल वर्ल्ड में चीजें हमेशा पहले से बनाए गए प्लान के हिसाब से नहीं चलती। अगर कोई एपीआई फेल हो जाए या कोई नई जानकारी सामने आए तो हमें अपने ओरिजिनल प्लान को बदलना पड़ता है। इसे डायनामिक रीप्लानिंग कहते हैं। प्लान एंड एग्जीक्यूट अप्रोच में हम एग्जीक्यूशन के बाद सीधा खत्म नहीं करते बल्कि एक रीप्लानर नोड पर जाते हैं। सही कोड में आप देख सकते हैं कि एग्जीक्यूशन के बाद कंट्रोल रीप्लानर के पास जाता है। ये रीप्लानर चेक करता है कि जो रिजल्ट आया है क्या उसके बेस पर पुराने प्लान में कोई बदलाव करने की जरूरत है। अगर हाँ तो वो नई स्टेप्स जनरेट करता है या पुरानी स्टेप्स को अपडेट कर देता है। अगर सब कुछ सही है और टास्क पूरा हो गया है तो वो फाइनल रिस्पॉन्स दे देता है। गलत तरीके में हम फिक्स्ड लूप चलाते हैं जो फेल होने पर क्रैश हो जाता है। ये अडेप्टेबिलिटी हमारी एजेंट को बहुत स्मार्ट बनाती है क्योंकि वो इंसानों की तरह ही अपनी गलतियों से सीखकर नई स्ट्रैटेजी बना सकता है। इससे सिस्टम किसी भी तरह की अनचाही प्रॉब्लम को हैंडल कर सकता है और यूजर को एकदम सटीक रिजल्ट दे सकता है। Now, let's cover interview questions and answer under Chapter 6, Tooling and Action, for section Self-Reflection Patterns, Iterative Refinement of Outputs. Full learning material is available on quicktechie.com. क्वेश्चन, अगर मेरा लैंगचेन एजेंट पहली बार में खराब आउटपुट देता है तो बिना यूजर के उसे खुद अपनी गलती सुधारने लायक कैसे बनाए? आंसर, जब एजेंट एक ही बार में फाइनल जवाब देता है तो गलतियां होने के चांस ज्यादा होते हैं। इसे सुधारने के लिए हम लैंग ग्राफ में सेल्फ रिफ्लेक्शन पैटर्न का इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर हम मुख्य रूप से दो नोड्स बनाते हैं, एक जनरेट नोड जो शुरुआती आउटपुट बनाता है और दूसरा रिफ्लेक्ट नोड जो एक क्रिटिक या टीचर की तरह उस आउटपुट की कमियां निकालता है।
सैंपल कोड में आप देख सकते हैं कि गलत तरीके में हम सिर्फ एक बार मॉडल को कॉल करके आउटपुट दे रहे हैं, जबकि सही तरीके में हमने एक स्टेट ग्राफ बनाया है जो जनरेट और रिफ्लेक्ट नोड्स के बीच एक लूप चलाता है। जब तक तय की गई लिमिट पूरी नहीं होती या आउटपुट सही नहीं हो जाता, मॉडल खुद के बनाए आउटपुट को रिव्यू करता है और उसे बेहतर बनाता रहता है। ये तरीका एजेंट की एक्यूरेसी को कई गुना बढ़ा देता है, खासकर तब जब टास्क बहुत जटिल हो और उसे एक बार में सही तरीके से करना मुश्किल हो। ये एकदम इंसानों की तरह काम करता है, जो अपना काम खुद दोबारा चेक करते हैं। क्वेश्चन: रिफ्लेक्शन लूप में एआई लगातार खुद से ही बात करता है, जिससे मॉडल कंफ्यूज हो जाता है। इस हिस्ट्री को कैसे हैंडल करें? आंसर: ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल समस्या है। ज्यादातर लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को इंसान और एआई के बीच बातचीत करने के लिए ट्रेन किया जाता है। अगर हम रिफ्लेक्शन लूप में लगातार एआई के मैसेजेस ही हिस्ट्री में जोड़ते रहेंगे, तो मॉडल की परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी। इस समस्या को सुलझाने के लिए हम रोल्स को स्वैप कर देते हैं। सही कोड में ध्यान दें कि जब हम रिफ्लेक्ट नोड में जाते हैं, तो हम एआई द्वारा बनाए गए पिछले जवाब को एक ह्यूमन मैसेज में बदल देते हैं। इससे मॉडल को लगता है कि वो किसी यूजर द्वारा लिखे गए टेक्स्ट का रिव्यू कर रहा है, ना कि खुद के बनाए हुए टेक्स्ट का। गलत कोड में हमने सीधे मैसेजेस पास कर दिए हैं, जिससे मॉडल कंफ्यूज होकर खराब आउटपुट देगा और ये समझेगा कि वो खुद से ही बात कर रहा है। ये छोटी सी ट्रिकी अप्रोच सेल्फ रिफ्लेक्शन को प्रोडक्शन रेडी और बहुत ज्यादा असरदार बनाती है। ये तकनीक सुनिश्चित करती है कि मॉडल का क्रिटिकल थिंकिंग वाला हिस्सा सही तरीके से ट्रिगर हो और आउटपुट में सुधार हो। क्वेश्चन: अगर हमारा एजेंट गलत कोड लिखता है, तो टूल के एरर्स को रिफ्लेक्शन लूप में कैसे जोड़ें ताकि वो खुद अपना कोड फिक्स कर सके? आंसर: जब हम ऐसे एजेंट्स बनाते हैं जो टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कोड रन करना या वेब सर्च करना, तो सिर्फ मॉडल का अपना रिव्यू काफी नहीं होता। हमें टूल से मिलने वाले असली एरर्स या ऑब्जर्वेशंस को भी लूप में डालना होता है। इस पैटर्न को रिफ्लेक्शन कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से 3 हिस्से होते हैं: एक्टर, जो एक्शन लेता है; इवैल्यूएटर, जो टूल से मिलने वाले आउटपुट को जांचता है; और रिफ्लेक्शन, जो इस बात पर विचार करता है कि गलती कहाँ हुई। सही कोड में हमने दिखाया है कि जब टूल कोई एरर थ्रो करता है, तो हम उस एरर को एक ऑब्जर्वेशन के रूप में रिफ्लेक्शन प्रॉम्प्ट में पास कर देते हैं। इससे मॉडल को बिल्कुल सटीक फीडबैक मिलता है कि कोड क्यों फेल हुआ, और वो अगली बार में उस एरर को फिक्स करके नया कोड जनरेट करता है। गलत तरीके में हम सिर्फ जनरेटेड टेक्स्ट को वापस भेजते हैं, जिससे मॉडल को अपनी कोडिंग मिस्टेक का पता ही नहीं चलता। ये पैटर्न कोडिंग और डेटा एनालिसिस जैसे टास्क के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी साबित होता है। क्वेश्चन: सेल्फ रिफ्लेक्शन में एजेंट का लूप अनंत काल तक चलता रहता है। लैंग ग्राफ में इस लूप को सुरक्षित तरीके से कैसे रोकें? आंसर: सेल्फ रिफ्लेक्शन का सबसे बड़ा खतरा ये है कि अगर मॉडल अपने ही आउटपुट से संतुष्ट नहीं हुआ, तो वो लूप में फंसकर सारा टोकन बजट और समय बर्बाद कर सकता है। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए लैंग ग्राफ में हम कंडीशनल एजेस का इस्तेमाल करते हैं। सही कोड वाले हिस्से में हमने एक कस्टम फंक्शन बनाया है जो लूप को कंट्रोल करता है। ये फंक्शन स्टेट में चेक करता है कि लूप कितनी बार चल चुका है। अगर इटरेशंस की संख्या हमारी तय की गई मैक्सिमम लिमिट से ज्यादा हो जाती है, तो ये तुरंत एंड नोड पर राउट कर देता है। इसके अलावा हम इवैल्यूएटर नोड से भी एक स्कोर मंगवा सकते हैं, और अगर वो स्कोर एक निश्चित लेवल से ऊपर है, तो भी हम लूप को रोक सकते हैं। गलत कोड में हमने बिना किसी रोक के सीधा जेनरेट और रिफ्लेक्ट के बीच लूप चला दिया है, जो कि प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही खतरनाक है। इस तरह की चेकिंग और लिमिटिंग आपके पूरे सिस्टम को स्टेबल, रिलायबल और कॉस्ट इफेक्टिव बनाती है।